नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के अंग पढ़ रहे थे। और हिंदी व्याकरण के अंगों के अंतर्गत पहले वाली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने वर्ण विचारों का अध्ययन कर लिया था। और वर्ण विचारों के साथ में आज एक और नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। आज शब्द विचार। शब्द विचार भाषा के व्याकरण के अंतर्गत बढ़ रहे थे और व्याकरण के जो अंग पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार। और वर्ण की हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी थी। और वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और शब्द की परिभाषा वर्णों से ही निकल के आती है। किससे निकल के आती है? वर्णों से निकल के आती है कि वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्णों का सार्थक यानी जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो और पूरी तरह से व्यवस्थित हो, तो वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे यहां पर कै लिखता हूं, उसके बाद में मैं लिखता हूं और मैं के बाद में ल। ये वर्ण है और इन वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या बन जाएगा? कमल। तो तीनों को जोड़ने के बाद में एक सार्थक क्या बन जाएगा दोस्तों? शब्द बन जाएगा। तो वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द। उसके बाद में पढ़ेंगे व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। और लास्ट में पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द। बाद में पढ़ेंगे व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्द। उसके बाद में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। और दोस्तों सबसे लास्ट में जब अध्ययन करेंगे वहां पर अध्ययन करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द है वो 5 प्रकार के माने जाते हैं।
कितने प्रकार के? 5। 5 में सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द, उसके बाद में तद्भव, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और संकरिया मिश्रित शब्द। संकरिया मिश्रित शब्द। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, और 3 में एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द। दूसरा पढ़ेंगे लक्षक शब्द। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे व्यंजक शब्द। इसके बाद में रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 में एक होता है विकारी शब्द, और इसमें दूसरा पढ़ेंगे अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्दों में हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के साथ में पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण, और विशेषण के साथ में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया। अविकारी शब्दों में सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, समूचे बोधक, इसके बाद में पढ़ेंगे संबंध बोधक, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है। तो वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, और शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण वो 4 आधारों पर। सबसे पहले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के माने जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या फिर मिश्रित शब्द। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं, और 2 में एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में हम अध्ययन करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का, और अविकारी शब्दों में अध्ययन करेंगे क्रिया विशेषण, समूचे बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले
उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और शंकर या मिश्रित शब्द, शंकर या मिश्रित शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशीज ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। और किसी भी प्रकार के जो एग्जाम होती है, हर प्रकार के एग्जाम के अंतर्गत तत्सम और तद्भव जो शब्द है इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों को एक अलग प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि हम जब इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम इन सारे शब्दों को केवल रटने बैठ जाते हैं और इतने सारे शब्द होते हैं ये बिल्कुल भी याद नहीं होते। आज हम इनको एक नए तरीके से और एक नए सिरे से पढ़ेंगे। उस नए ट्रिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि लगभग तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग करने के अंतर्गत हमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज कुछ विशेष ऐसे शब्दों का उल्लेख करेंगे जो हमें प्रत्येक विकल्प में प्रश्न के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। तो कुछ विशेष गिने चुने शब्दों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में हमें तत्सम और तद्भव जितने भी शब्द मिलेंगे हमें उनमें से 99% शब्दों का अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन सा है। तो तत्सम और तद्भव पढ़ने से पहले दोनों की थोड़ी परिभाषा का भी अध्ययन करते हैं कि इनमें तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम जो शब्द है ये तत् प्लस सम के योग से बना है। तत्सम शब्द है ये तत् प्लस सम के योग से बना है। यहां पर तत् का अर्थ होता है उसके और सम का जो अर्थ होता है वो होता है समान। अर्थात ये शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तत्सम जो शब्द होते हैं वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और संस्कृत भाषा के उसके यानी संस्कृत भाषा के उसके यानी संस्कृत भाषा के समान ही ये हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर उपयोग में लिए जाते हैं। इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। कौन सी भाषा के होते हैं? ये संस्कृत भाषा के होते हैं और संस्कृत भाषा के समान ही इनका जो उपयोग है वो या प्रयोग है वो हिंदी भाषा में किया जाता है। वैसा का वैसा जैसा ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वैसे के वैसे ये हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो शब्द है ये तद्भव हिंदी के मूल शब्द होते हैं। तद्भव शब्द किसके मूल शब्द होते हैं? ये तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों ये हिंदी के मूल शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के? ये हिंदी भाषा के मूल शब्द ही होते हैं और ये हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तो
तद का यहां पर अर्थ होता है उससे, तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना, कि इनकी जो उत्पत्ति है वो उससे यानी संस्कृत से ही हुई है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो केवल हिंदी भाषा में ही किया जा रहा है। इस भाषा में प्रयोग केवल हिंदी में किया जा रहा है, तो ये हिंदी के मूल शब्द होते हैं। तद्भव शब्द तद प्लस भव के योग से बना। तद का मतलब उससे, भव यानी उत्पन्न होना। ये संस्कृत से उत्पन्न तो हुए, लेकिन इनमें परिवर्तन की वजह से इनका जो उपयोग केवल हिंदी के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हमें समस्या यही आती है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो एक सिंपल नियम और एक तरीके के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे, और यहां पर जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे उसमें 99% उदाहरणों के अंतर्गत ये ट्रिक एकदम सटीक भी बैठती है। तो कुछ विशेष शब्द होते हैं जो हमेशा तत्सम ही माने जाते हैं, या फिर कुछ विशेष शब्द या नियम होते हैं उसके अंतर्गत जो शब्द होते हैं वो तद्भव ही माने जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक विशेष शब्दों की बात करते हैं, कुछ विशेष शब्दों की बात करते हैं। जैसे अर्धवर्ण होते हैं। कौन से वर्ण? अर्धवर्ण। इन अर्धवर्णों में यदि चर्चा करते हैं तो अर्धवर्णों में हमें र के नीचे भी हलंत लगाया हुआ मिल सकता है, हमें तालव्य स के नीचे भी हलंत लगाया मिल सकता है, और हमें दंते स, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई शब्द होता है हलंत लगाया होता है, इसका मतलब वो अर्धवर्ण होता है। इनके साथ में हम बात करते हैं तालव्य स। तालव्य स के साथ में मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के साथ में यदि संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करते हैं तो वहां पर क्षय भी पढ़ने को मिलता है, क्षय के बाद में त्रय भी पढ़ने को मिलता है, त्रय के साथ में हमें श्रय भी पढ़ने को मिलता है। श्रय, श्रय के अलावा एक और शब्द अणय, अणय के अलावा वय, और वय के अलावा स्वर वर्णों के अंतर्गत हमें री भी पढ़ने को मिलता है। क्या पढ़ने को मिलता है? री भी पढ़ने को मिलता है। तो ये कुछ विशेष शब्द है, और लगभग 99% उदाहरणों के अंतर्गत ये शब्द ही इधर उधर घूमते हुए रहते हैं। तो हमें यहां पर एक विशेष बात क्या याद रखनी है कि अर्धवर्ण यानी कहीं पर भी किसी भी शब्द के बीच में आधा अक्षर आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है। इसके अलावा तालव्य, मूर्धन्य, श आ रहा है, और संयुक्त व्यंजनों में क्षय, त्रय और श्रय आ रहा है, या फिर अणय आ रहा है, या फिर किसी के बीच में या शुरुआत के अंतर्गत वह आ रहा है। तो दोस्तों इन शब्दों से शुरू होने वाले और या फिर ये शब्द जिस किसी भी, ये वर्ण जिस किसी भी शब्द के बीच में आते हैं, इन शब्दों से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, या फिर ये वर्ण किसी भी शब्द के बीच में आते हैं, तो ये सदैव तत्सम ही माने जाते हैं। सदैव क्या माने जाते हैं? ये सदैव तत्सम शब्द ही माने जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों की भी चर्चा करते हैं, और इसके बाद में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत भी हम पढ़ते समय भी ध्यान में रखेंगे कि क्या इन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग होता है जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। जैसे र लिखा हुआ है, तो र पूरा भी और आधा, जैसे यहां पर मैं कर्म लिखता हूं, कर्म लिखता हूं, कर्म में अर्धवर्ण है, रे ऊपर आधा लगा हुआ है, अर्धवर्ण है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है, और कर्म का तद्भव क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। कर्म का तद्भव क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। यदि मैं यहां पर भरमर लिखता हूं, भरमर लिखता हूं, तो भरमर का तद्भव क्या हो जाएगा? ये भोरा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी रे नीचे लगा हुआ, रे में भय आधा है, भय आधा है, रे पूरा है। यहां पर से लिखा हुआ है, यदि मैं षष्ठ लिखता हूं तो से तालव्य से पूरा भी आ रहा है और तालव्य से अर्धवर्ण भी आ रहा है, और इसका मतलब ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव क्षय हो जाएगा। यदि मैं काष्ठ लिखता हूं, काष्ठ लिखता हूं,
यहां पर भी अर्धवर्ण आ रहा है और यहां पर इसका तद्भव क्या हो जाएगा, काठ यानी लकड़ी हो जाएगा। यदि स लिखा हुआ है, आगे स लिखा हुआ है, यदि मैं मस्तक लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मस्तक में भी स, फिर अर्धवर्ण आ रहा है, तो मस्तक का सरिया क्या हो जाएगा, तद्भव माथा। यदि तालव्य से आ रहा है, कौन सा से आ रहा है, तालव्य से आ रहा है, तालव्य से, तालव्य से में जैसे मैं यहां पर सवसुर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर तालव्य से भी और वह भी, ये दोनों आ रहे और अर्धवर्ण भी आ रहा है। इसके अलावा यदि मैं सुख की बात करूं, एक शब्द लिखूं, तो शवसुर तत्सम हो जाएगा, ससुर है वो तद्भव हो जाएगा। सुख तालव्य से आ रहा है, तो सुख का क्या हो जाएगा, तद्भव सुहा हो जाएगा। यदि मैं सुंड लिखता हूं, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सूंड हो जाएगा। इसके अलावा क्षय आ रहा है, क्षय में यदि मैं क्षेत्र लिखता हूं, तो क्षेत्र तत्सम हो जाएगा। और ये देखो एक विशेष और बात याद रखनी है कि यदि ये क्षय संयुक्त व्यंजन है और ये जब बदलता है तो या तो ये ख में बदलता है और या फिर ये छ में बदलता है। किसमें बदलता है, या तो ये ख में बदलता है और ख में नहीं बदलता है तो ये छ में बदलता है, तो क्षेत्र शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्षय भी आ रहा है, क्षय के साथ में त्रय भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं और त्रय तय में बदल जाएगा, तो इसका जो 200 तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। यदि मैं साक्षी लिखता हूं, तो इसका तत्सम क्या, तद्भव क्या हो जाएगा, साकी हो जाएगा। साक्षी क्षय आ रहा है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, साखी हो जाएगा। साखी, ठीक है। यदि मैं परीक्षा लिखूं, इधर परीक्षा लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि क्षय या तो ख में बदलेगा और ख में नहीं बदलेगा तो ये किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। यदि मैं क्षीर लिखता हूं, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव खीर हो जाएगा। यदि मैं यहां पर रात्रि लिखता हूं, त्रय आ जाएगा, रात्रि लिखता हूं तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। और यदि मैं राजपुत्र लिखता हूं, क्या लिखूं, राजपुत्र लिखता हूं, तो इसका जो तद्भव क्या हो जाएगा, राजपुत्र का तद्भव राजपूत हो जाएगा। और इसके अलावा अणय, अणय जिस शब्द के बीच में या आगे पीछे कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है, तो अणय वाले ऐसे शब्द होते हैं, उनके अंतर्गत भी क्या होता है, उनके अंतर्गत भी वो सारे के सारे शब्द है वो तत्सम ही माने जाते हैं। और वह लिखा हुआ है, जैसे वणिक लिखता हूं, इसमें वह भी आया है और अणय भी आया है, तो वणिक का क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा। और ये वह जब बदलेगा तो ये किस में बदलेगा, ये वह बै में बदलेगा। तो वह के जितने भी शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे हमें तत्सम पढ़ने को मिलेंगे, और बै वाले जितने भी पढ़ने को मिलेंगे वो कौन से पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों, वो हमें तद्भव पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मैं यहां पर वर यात्रा लिखता हूं, तो वर यात्रा वह आ रहा है और त्रय भी आ रहा है। अब वह और त्रय आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा।
यदि मैं विवाह लिखता हूं तो विवाह वह आ रहा है, वह आ रहा है तो ये तत्सम है, और विवाह का तद्भव क्या हो जाएगा, ये बै में बदल जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, विवाह, ये ब्याह में बदल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं कंकण लिखता हूं, कंकण लिखता हूं तो ये अणय आ रहा है और ये किस में बदल जाएगा, ठीक है, ये नय आ गया, तो अणय आ रहा है तो तत्सम हो गया, और नय आ रहा है तो ये अणय किस में बदल जाएगा, ये नय में बदल जाएगा, तो नय में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक है। अब हमें लगभग ऐसे ही शब्द पढ़ने को मिलेंगे, हमें लगभग ऐसे ही शब्द पढ़ने को मिलेंगे जिसकी पहचान हम आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो सीधा सा एक नियम याद रखना है कि अर्धवर्ण होते हैं, कोई सा भी शब्द होता है, इसके अलावा तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत क्षय, त्रय और श्रय, और श्रय के साथ में अणय और अणय के साथ में यदि वह लिखा हुआ होता है तो हमें एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है कि ऐसे शब्दों से, ऐसे इन वर्णों से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, वो सारे तत्सम माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, हमेशा तत्सम माने जाते हैं। और प्रश्न भी इसी प्रकार से ही पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये जो पहला नियम दिया हुआ है, इन नियमों के आधार पर कोई ना कोई शब्द हमें वहां पर जरूर पढ़ने को मिलता है। तो एक नियम, अब ये तत्सम का नियम हो गया। अब तद्भव शब्दों के भी हमें देशज और तद्भव शब्दों में भी एक दो नियम ऐसे पढ़ने को मिलते हैं। जैसे दूसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम इसके अंतर्गत एक और छोटे से नियम की चर्चा करते हैं कि उत्सिप्त व्यंजन, कौन से व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन। दोस्तों उत्सिप्त व्यंजनों की हमने चर्चा करी थी, उत्सिप्त व्यंजनों की हमने चर्चा करी थी। उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर जहां पर शब्द तीन प्रकार के पढ़े थे, एक कंपन के आधार पर, एक श्वास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर शब्द, उच्चारण के आधार पर वर्ण 8 प्रकार के माने जाते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था उत्सिप्त व्यंजन, और उत्सिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, उत्सिप्त व्यंजनों की संख्या 2 मानी जाती है, जिसमें एक ड, इसके नीचे नुक्ता चिन्ह, और दूसरा ढ। ये दोनों शब्द क्या माने जाते हैं, ये उत्सिप्त व्यंजन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ये दोनों उत्सिप्त व्यंजन ही माने जाते हैं। अब उत्सिप्त व्यंजन जिन किसी भी शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं ना, तो वो या तो तद्भव शब्द होते हैं, क्या होते हैं, या तो तद्भव शब्द होते हैं, और यदि तद्भव शब्द नहीं होते हैं तो दोस्तों फिर क्या होते हैं, फिर वो देशज शब्द होते हैं। या तो तद्भव होंगे और तद्भव नहीं मिलेंगे तो हमें वो हमेशा ही देशज शब्द मिलेंगे। लेकिन उत्सिप्त व्यंजन जिन किसी भी शब्द के बीच में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता है। जैसे तद्भव के अंतर्गत मैं एक शब्द लिखता हूं बड़, तो बड़ का क्या हो जाएगा, तत्सम वट हो जाएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वह जहां पर आता है तो वह तो हमेशा ही तत्सम ही होता है। सारे खेल ऐसे ही शब्दों का है। यदि मैं यहां पर मेंढक लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मेंढक शब्द लिखता हूं, तो मेंढक शब्द के अंतर्गत भी उत्सिप्त व्यंजन आ रहा है। मेंढक शब्द में क्या आ रहा है, मेंढक शब्द में उत्सिप्त व्यंजन आ रहा है, और उत्सिप्त व्यंजन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तद्भव ही होगा। मेंढक शब्द आ रहा है और उत्सिप्त व्यंजन आ रहा है तो ये तद्भव ही हो जाएगा। लेकिन मंडूक तत्सम क्या हो जाएगा इसका, मंडूक, तो ये दोनों के दोनों शब्द क्या हो गए, उत्सिप्त व्यंजनों का प्रयोग कर रहा है तो ये तद्भव हो गए। और यहां पर भी दोनों बातें निकल के आई, और ये दो नियम पहले पढ़े थे उसी के आधार पर ये क्या हो गया,
तत्सम। यदि वह आ रहा है तो फिर तत्सम है। अर्धवर्ण आ रहा है तो यहां पर देखो अर्धवर्ण है, और ये भी पढ़ा था कि अणय आ रहा है। क्या आ रहा है? अणय आ रहा है, तो ये हमेशा तत्सम ही होगा। अब यदि ये उत्सिप्त व्यंजन से बनने वाले जो शब्द होते हैं तद्भव होते हैं, और तद्भव नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? देशज शब्द मिलेंगे। अब देशज जितने भी शब्द होते हैं वो हमारी देसी आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए होते हैं, इसलिए देशज शब्दों का कोई तत्सम होता ही नहीं है। तो जैसे मैं सीधे शब्द लिखता हूं खिड़की, यहां पर उत्सिप्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। मैं भीड़ लिखता हूं, मैं रेवड़ लिखता हूं, या फिर मैं सड़क लिखता हूं, सब में उत्सिप्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। तो उत्सिप्त व्यंजनों का जहां पर भी प्रयोग होता है वो शब्द या तो तद्भव होते हैं, और तद्भव नहीं होते हैं तो वो क्या माने जाएंगे? देशज शब्द माने जाएंगे। एक तरीके से और पहचान करने का हमें अवसर मिला और आसानी के साथ में समझ में आया। एक और नियम पढ़ते हैं यहां पर, और वो तीसरा नियम है। और तीसरा नियम है कि अनुनासिक स्वर, कहने का मतलब जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो चंद्र बिंदु का जो प्रयोग है वो केवल और केवल तद्भव शब्दों के अंतर्गत ही होता है। इनका प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? तद्भव शब्दों के अंतर्गत ही होता है। और तद्भव शब्दों के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है। तो जहां पर चंद्र बिंदु, और हम जब स्वर वर्ण पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ेंगे कि स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए, तो ये अनुनासिक स्वर होते हैं। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? उन शब्दों के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां पर आंख लिखता हूं, क्या लिखता हूं? आंख, ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ तो सीधी सी बात है कि ये तद्भवी ही है। चंद्र बिंदु का जहां पर अनुनासिक स्वरों का प्रयोग होता है वो हमेशा ही क्या माने जाते हैं? वे हमेशा ही तद्भव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तद्भव शब्द ही माने जाते हैं। आंख लिखा है, इसका मतलब अनुनासिक स्वर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? फिर तत्सम आंख का अक्सी हो जाएगा। लेकिन अक्सी का तो साफ साफ पहले ही पता चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बातें हमने पहले नियम में पढ़ी है कि जहां पर क्षय आता है, जहां पर क्षय आता है वो हमेशा ही तत्सम होता है, और चंद्र बिंदु का जहां पर प्रयोग किया जाता है वो हमेशा ही क्या होता है? तद्भव होता है। यदि मैं यहां पर ऊंट लिखता हूं, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है तो ये तद्भव होगा। और अब इसका तत्सम क्या होगा? उष्टर होगा। अब देखो यहां पर ट के नीचे रेबी ते आधा है, तो यहां पर अर्धवर्ण भी आया है। इसके अलावा यहां पर एक और बात हमें देखने को मिलती है कि मूर्धन्य से आया है और अर्धवर्ण है। मूर्धन्य से भी क्या है? अर्धवर्ण है। और ये अर्धवर्ण भी हमें अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि ये भी हमेशा क्या माना जाता है? ये हमेशा तत्सम ही माना जाता है। यदि मैं यहां पर होठ लिखता हूं तो यहां पर अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम ओष्ठ हो जाएगा, तो फिर इसमें अर्धवर्ण आ रहा है। तो हमने 3 विशेष नियमों की चर्चा करी है, और दोस्तों इन 3 विशेष नियमों को यदि आपने याद कर लिया तो तत्सम और तद्भव बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं
उनमें से आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। परीक्षा के अंतर्गत ऐसा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो तीनों के तीनों 3 नियमों पर पूरे तत्सम और तद्भव 99% आधारित होते हैं। 1% के अंतर्गत कुछ शब्द इधर उधर मिलते हैं, लेकिन उनमें से भी यदि हमें ये 3 नियम याद होते हैं तो तत्सम और तद्भव छांटने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो 3 में से सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि अर्धवर्ण आता है या फिर तालव्य से मूर्धन्य स आता है या फिर संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत क्षय और फिर श्रय आता है या फिर अणय आता है या फिर री से कहीं से शुरुआत होती है। री की भी हमने चर्चा करी थी, जैसे कृपया लिखा हुआ है तो कृपया में नीचे रे लगाया हुआ है और रे है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव कृपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृपया हो जाएगा। री जहां पर लिखा हुआ अणय आता है और अणय के अलावा हमने वह पढ़ा है कि वो आता है तो वो सारे हमेशा तत्सम ही होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि जहां पर उत्सिप्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है और उत्सिप्त व्यंजनों का जहां पर प्रयोग होता है वो शब्द या तो तद्भव होते हैं और तद्भव नहीं होते हैं। कुछ शब्द जिनके तत्सम नहीं बनते वो सारे के सारे किस में जाएंगे, वो देशज शब्दों में जाएंगे। और तीसरा हमने नियम पढ़ा कि जहां पर चंद्र बिंदु का किसी भी शब्द पर प्रयोग किया जाता है वो हमेशा ही तद्भव माना जाता है। और इनके 3 नियमों के साथ में हमें तद्भव और तत्सम शब्दों की पहचान आसानी से करनी आ जाएगी। तो अब कुछ और अधिक ऐसे शब्द तत्सम और तद्भव जिनकी हम चर्चा करते हैं। देखें, अब देखो तत्सम और तद्भव दोनों लिखे में लगभग अब जो 3 नियम पढ़े वो तीनों के तीनों नियम इसके अंतर्गत अच्छी तरह से काम करते हैं। अर्ध लिखा हुआ है तो अर्धवर्ण भी आ रहा है, अर्ध का आधा हो गया। आम्र लिखा हुआ है, आम्र का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यहां पर भी अर्ध बना रहा है। अंग रक्षक आ रहा है, देखो क्षय लिखा हुआ है और अंग रखा हो जाएगा, क्षय किस में बदलेगा, ये ख में बदलेगा। अनार्य यहां पर भी अर्ध बना रहा है, अनाड़ी हो जाएगा। अमावस्या यहां पर भी अर्ध बना रहा है, अमावस हो जाएगा। अध्य यहां पर ये देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी अर्धवर्ण आया, अर्धवर्ण आया तो आज हो जाएगा अग्नि, अग्नि का आग हो जाएगा। अर्धवर्ण उष्ठर आया, त्रिक्षय आया तो अग्नि का आग हो जाएगा। ओंट, अब देखो थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी, थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी थी कि अनुस्वार जहां पर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, चंद्र बिंदु होता है वो हमेशा ही तद्भव होता है। और यहां पर अक्षर आ रहा है और इसमें देखो क्षय किस में बदलेगा, ये 6 में बदलेगा, ठीक है, तो अक्षर हो जाएगा। इसके बाद में अंगुष्ठ में देखो यहां पर फिर से हमें वही अर्धवर्ण पढ़ने को मिलता है, अंगूठा हो जाएगा। अमृत में ये री आ रहा है, क्या आ रहा है, अमृत में री। अमीय हो जाएगा। उत्साह में फिर आप देख सकते हो, फिर उत्साह फिर 6 हो जाएगा। उपालंब के अंतर्गत भी अनुस्वार आ रहा है, उलाहना हो जाएगा। उसर में साफ साफ हमें पता चल रहा है, उसर में साफ साफ पता चल रहा है कि ये मूर्धन्य स है, उसर हो जाएगा। कंकण, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि कंकण ये अणय किस में बदलेगा, ये अणय न में बदलेगा। अणय किस में बदलेगा, ये न में बदलेगा तो ये कंगन हो जाएगा। ये कुपुत्र, त्रय, त्रय की हमने चर्चा करी थी कि ये भी तत्सम ही होता है तो तय में बदल जाएगा। स्कंद ये आधा से आ रहा है तो ये कंदा हो जाएगा। कृष्णा इसमें री भी आ रहा है और री के साथ में अणय भी आ रहा है और अणय के साथ में देखो मूर्धन्य स भी आ रहा है तो ये कानय हो जाएगा, तो ये तत्सम। इसके अलावा कुक्षी, अब एक बार फिर से देखो, फिर क्षय आ रहा है और ख में बदल गया। गायक ये गवैया हो जाएगा। ग्रंथि में रे आ रहा है, गांठ हो जाएगा तो ये गांठ में हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, ये थोड़ा सा शुद्ध हो गया। ये गुहा, गुपा हो जाएगा। गोपालक, गवाला हो जाएगा। ये घृत, फिर देखो री आ रहा है, घी हो जाएगा। घट, घड़ा हो जाएगा क्योंकि घड़ा में यहां पर उत्सिप्त व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा है। और घट, घड़ा, चंद्रिका, चांदनी और चित्रक देखो त्रय आ रहा है, अर्धस्वर आ रहा है, चित्र का क्या हो जाएगा, चिता हो जाएगा। चतुष्पद यहां पर भी मूर्धन्य से आ रहा है। चौपाया, यज्ञ ये हमेशा ही जय में बदलता है तो यहां पर एक और बात याद रखनी है, ये से ही कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो हमेशा तत्सम माना जाता है। यज्ञ, यज्ञ हो जाएगा। यश का क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जमाता, जमाई हो जाएगा। तपस्वी, तपसी हो जाएगा। तृण आ गया, देखो री आ गया और फिर अणय आ गया तो तिनका हो जाएगा। दधी का दही हो जाएगा। दक्षिण में फिर क्षय और अणय आ गया, दहेना हो जाएगा। और गेहूं का क्या हो जाएगा,
गोधूम हो जाएगा। इसी प्रकार और शब्द भी है, ये गृहिणी में री भी आ रहा है, अणे आ रहा है तो घरनी हो जाएगा। चतुर्थ, चतुर्थ में देखो यहाँ पर क्या पढ़ने को मिल रहा है, फिर अर्धवर्ण पढ़ने को मिल रहा है, तो ये चौथा हो जाएगा। जन्म में अर्धवर्ण जन्म हो जाएगा, यम का जम हो जाएगा। धात्री, ये फिर तरह हमें देखने को मिलता है तो दाई हो जाएगा। नापित, नाई हो जाएगा। निद्रा, फिर अर्धवर्ण पढ़ने को मिलता है तो नींद हो जाएगा। नकुल, नेवला। और धन श्रेष्ठी, ये देखो यहां पर दोस्तों श्रेय भी आ रहा है, और ये संयुक्त व्यंजन के साथ में मूर्धन्य से भी आ रहा है, धन्ना सेठ हो जाएगा। इसके साथ में द्वितीय में अर्धवर्ण आ रहा है, दूसरा दुर्बल में अर्धवर्ण आ रहा है तो दुबला हो जाएगा। बलिवर्द, यहां पर वह भी आ रहा है, और वह के साथ में क्या आ रहा है, वह के साथ में अर्धवर्ण बेल हो जाएगा। ये भारत्रीजा, भ्रातृजा हो जाएगा, तो इसमें वह आधा भी आ रहा है और इसके साथ में रे भी आ रहा है। री की भी मात्रा आ रही है तो भतीजे हो जाएगा। मातुल यानी मामा। भक्त क्या आ रहा है तो भगत हो जाएगा। नक्षत्र हो जाएगा, देखो क्षय भी आ रहा है और त्रय भी आ रहा है तो तत्सम माना गया, नखत हो जाएगा। दुग्ध का दूध हो जाएगा, और पत्र में त्रय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी थी कि 99% ऐसे शब्द मिलेंगे जिसकी हम आसानी के साथ में पहचान कर लेंगे, और बिल्कुल जोर नहीं आ रहा, फटाफट हमें इस बात का पता चल रहा है कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा। व्याघ्र में देखो वह आधा आ रहा है, और वह के साथ में क्या लिखा हुआ है, घ के नीचे भी अर्धवर्ण है, बाघ हो जाएगा। परशु, ये यहां पर तालव्य से आ गया, प्रसा हो जाएगा। प्रिय, फिर अर्धवर्ण आ गया, पिय हो जाएगा। पितृ, ये त्रि आ गया, देखो यहां पर पितर हो जाएगा। द्विपट, ये दुपट्टा हो जाएगा। नव्य, वह आ रहा है तो ये नया हो जाएगा। नकुल, नेवला। वत्स में वह आ रहा है तो बछड़ा हो जाएगा, और दीपावली में वह आ रहा है तो दिवाली हो जाएगा। बांसुरी, बंसी हो जाएगा। नारिकेल, नारियल हो जाएगा। ये वृश्चिक हो जाएगा तो ये बिच्छू हो जाएगा। दुर्वा, वह आ रहा है, ये दूब हो जाएगा। और पुत्र, ये फिर तरह आ गया तो ये इसका तद्भव पूत हो जाएगा। वज्रांग, बजरंग हो जाएगा तो वह किस में बदलेगा, बै में बदलेगा। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी। भद्र, भला हो जाएगा। वक, फिर बगुला हो जाएगा। और बंध्या का मतलब क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। इसके बाद में पाद का पैर हो जाएगा। प्रियंक, यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, प्रियंक का पलंग हो जाएगा। मित्र आ रहा, देखो फिर तरह आ रहा, मीत हो जाएगा। समसरु, मोच हो जाएगा। और यहां पर भी देखो से, तालव्य भी और संयुक्त व्यंजन दोनों आ रहा है। सूर्य के अंतर्गत अर्धवर्ण आ रहा तो सूरज हो जाएगा। मरीच, मिर्च हो जाएगा। रागी, रानी हो जाएगा। तो गे आ रहा है, ये गे भी संयुक्त व्यंजन है। ये साक्षी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, तो क्षय किस में बदल जाएगा दोस्तों, थ में बदल जाएगा। और लवंग किस में बदल जाएगा, लौंग में बदल जाएगा। श्यामल, ये सांवला हो जाएगा। फिर श्रेष्ठी, ये सेठ हो जाएगा। पुष्कर में फिर से आ रहा है, ये पोकर हो जाएगा। साक, साग हो जाएगा। सुख, सुवा हो जाएगा। हृदय, री की मात्रा आ रही है तो ये हो जाएगा। और पीत, पीला हो जाएगा। सौभाग्य, अर्धवर्ण आ रहा तो स्वाग हो जाएगा। और हरिद्रा, हल्दी हो जाएगा। मेघ, मेह हो जाएगा। मौक्तिक यानी मोती। सैया, सेज। हरित यानी हरा। स्वपन, यहां पर वह भी आ रहा है, अर्धवर्ण भी आ रहा, तो ये सारे के सारे तत्सम हो गए। सपना, मक्षिका, क्षय किस में बदलेगा, मक्खी। पृष्ठ हो गया, देखो पृष्ठ का पीठ हो गया। और री भी आया, और इसके अलावा मूर्धन्य से भी आया। फिर यहां पर तालव्य से, फिर शाक, ये दो बार आ गया। शाक वाला क्या आ गया दोस्तों, ये दो बार आ गया। परीक्षा, ये परख हो जाएगा। या परख नहीं होगा तो यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, परख नहीं होगा तो ये परीक्षा लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा लिखा हुआ मिलेगा हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र, ट्रैक, खेत, कर्म, काम हो जाएगा। फिर छत्र, छाता हो जाएगा। ये छत्र, ये छाता होगा, ठीक है, ये अशुद्ध है। दंत, दांत हो जाएगा। गृह, घर हो जाएगा। सिर, सिर हो जाएगा। और हस्ती, हाथी हो जाएगा। दोस्तों कर्ण में अर्धवर्ण भी आ रहा है और अणय भी आ रहा है, तो कर्ण का क्या हो जाएगा, तद्भव कान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो तीन नियम हमने पढ़े उसमें से 99% इन सारे शब्दों के अंतर्गत काम करें, तो इसलिए हम तत्सम और तद्भव शब्दों की जो पहचान है वो आसानी के साथ में हो जाती है। और तत्सम और तद्भव के बाद में अब हम अध्ययन करेंगे देशज शब्दों का। किनका, देशज शब्दों का। तो यहां पर देखो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, देशज जो शब्द है वो देश प्लस जय के योग से बना है। किसके योग से बना है, देशज शब्द है वो देश प्लस जय के योग से बना है। और देश का मतलब देश में, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। कहने का मतलब जो देशज शब्द होते हैं
ये देशज शब्द हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। किसके होते हैं? देशज शब्द है हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। देशज शब्द हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, और ये हिंदी भाषा कहते हैं कि उसके अंतर्गत जितने शब्दों को मिलान कर सकते हो, ये भी देसी भाषा के शब्द हैं और इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और इनमें से कुछ तो विशेष शब्द हैं, हमने आपके लिए बहुत सारे हम आपके लिए बहुत सारे शब्द लेकर आए, लेकिन उनमें से विशेष कुछ शब्द हैं जो बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जैसे पेट है, लड़का है, खिड़की शब्द है, एक खिड़की शब्द है और झंडा शब्द है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये हमारी देसी भाषा के शब्द है, यानी स्थानीय भाषा के शब्द है। मुकुट है, पापड़ है, मुक्का है, इसके बाद में लोटा और जूता, अंगोछा, झोपड़ी, कपास। कपास भी एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। पंडित है, ताला, दंड, तालाब है, चंदन, चक्का, चूड़ी, केला, गाड़ी, खुरपा, टोपी, बाजरा, काजल, इसके अलावा चिकना, माला, पगड़ी, उठपटांग। उठपटांग हरकतें करता है। कभी कभी कहते हैं किसी बालक की हरकत को देखकर हम ऐसे शब्दों का अपने आप ही प्रयोग करने लग जाते हैं और हमारी बोलचाल की भाषा में आ जाता है कि बच्चा जब शरारत करता है तो हम उसको कहने लग जाते हैं देख कितनी उठपटांग हरकत करता है, ऐसी हरकतें तुझे नहीं करनी चाहिए। उधम, उधम में शरारत का ही पर्यायवाची है। बच्चा जब शरारत कर रहा होता है तो देख कितनी उधम मचा रहा है तू, आराम से नहीं बह रहा है। खटपट, खचाखच बोल देते हैं। बस कभी देखते हैं और भीड़ बस में ज्यादा होती है तो बोलने लग जाते हैं कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। देसी भाषा का शब्द है खर्राटा। खिड़की शब्द दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गड़बड़, मुझे कुछ यहां पर गड़बड़ लग रही है। क्या लग रही है? देखो, गड़बड़ शब्द हमारी देसी भाषा का है, क्यों हमने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिया। चिंगाड़ना, हाथी की आवाज है। चम्मच, छोरा, छोरी, हमारे देसी भाषा के अंतर्गत गांव में, राजस्थान में यही सबसे ज्यादा छोरा छोरी बोला जाता है। फटाफट, ये यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये फटाफट है। फटाफट, बच्चा फटाफट बस में सो गया। तो एक बार ऐसे कोई क्लास में पढ़ा रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, तो मैडम ने पूछा बच्चों से कि भाई मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूं उसका उत्तर आपको फटाफट देना है। मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछती हूं उसका उत्तर आपको फटाफट देना है। तो मैडम जी ने प्रश्न किया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो एक वाचाल लड़का, चंचल लड़का पीछे से खड़ा होता है और खड़ा होकर उत्तर देता है कि मैडम जी भारत का प्रधानमंत्री फटाफट है। होता रहता है ऐसा, क्यों? क्योंकि बोला कि मैं आपको जो भी प्रश्न पूछती हूँ उसका उत्तर क्या देना था। फटाफट हमारे देसी भाषा का शब्द है दोस्तों। बाप शब्द है, ये हमारे देसी भाषा का शब्द है, ये बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। इसके अलावा बलबलाना, बकरी की आवाज है। डगमगाना, लोटपोट, हंसते, हंसी भी अलग प्रकार के होते हैं। कुछ केवल स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं, और कुछ जब हंसते हैं तो केवल दांत दांत दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ दहाड़ मारकर जहां पर हंसते हैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। और हिन हिनाना, घोड़े की आवाज। बड़बड़ाना, मिमियाना, बकरी की आवाज। कोड़ी, चोर। दोस्तों घेवर, ये घेवर शब्द भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तेंदुआ, ठेस, कटोरा, इसके अलावा डिबिया, डोंगा। विशेष क्षेत्र में कश्मीर के अंतर्गत नाव को डोंगा बोला जाता है। तो ये हमारे देसी भाषा के शब्द होते हैं। इनका जो जन्म है वो हमारे देश में स्थानीय भाषा के तौर पर हुआ है और आम बोलचाल की भाषा के अंतर्गत हम काम में लेते हैं, इसलिए देसी शब्द और इतने सारे शब्द आपके लिए लेकर आए। इसके बाद में विदेशी शब्द, ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और झोंके त्यों विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, और ये जो के तो हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत दोस्तों शामिल कर लिए जाते हैं। ये विदेशी भाषा के शब्द जैसे लिखे हुए होते हैं वैसे के वैसे हिंदी में भी बोले जाते हैं। तो विदेशी जो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्दों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे कॉलेज है, स्टेशन है, क्रिसमस है, कर्नल है, कमिश्नर है, बजट है, मजिस्ट्रेट है, सेक्रेटरी है, अपील, टिकट, सूट है, चॉकलेट, फोरम है, टायर है, क्रिकेट है, हॉकी, कैमरा, बाथरूम, डॉक्टर है, नर्स है, एडवोकेट, स्कूल, पेन, कोर्ट है, मनी, टाइम, वर्ड, फीस आदि। ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है और ये ऐसे के ऐसे। अब आजकल देखो प्रश्न भी ऐसा ही पूछा जा रहा है। प्रश्न निम्न में से विदेशी शब्दों का समूह है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक एक विकल्प में तीन तीन शब्द देगा, जैसे कॉलेज दे दिया, स्टेशन दे दिया और लोटा दे दिया। विकल्प फिर चेंज कर देगा। कॉलेज दे दिया, किताब दे दिया,
फिर खिड़की दे दिया, फिर विकल्प चेंज कर देगा, कॉलेज दे दिया, अपील, ये अपील अरबी फारसी भाषा का शब्द आ गया, अपील दे दिया। इसके अलावा टिकट दे दिया, क्या दे दिया, टिकट दे दिया। और चौथा विकल्प में फिर चेंज कर देगा, क्रिकेट दे दिया, अक्सी दे दिया, और अक्सी के साथ में फीस दे दिया, फीस शब्द दे दिया। ठीक है, फीस। तो आजकल विदेशी भाषा से वर्तमान में एग्जाम के अंतर्गत यही पैटर्न रहता है, जिसमें से हमें पूछेगा कि विदेशी भाषा के शब्दों का समूह कौन सा है, तो ये 3 नंबर का विकल्प हमारा एकदम से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के आज तक ज्यादा प्रश्न, आजकल के एग्जाम में यही प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अरबी भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, औरत, औलाद, मालिक, अल्लाह है, तूफान, ईद है, तहसील है, तहसील में मात्रा, जमानत है, अदालत है, इत्र है, फसल है, इज्जत है, इज्जत के साथ में किस्मत, अमीर, महल, खलीफा, मानसून, खपन, आदमी, ये आदमी शब्द 2 बार नहीं है, सॉरी, वकील है, मुकदमा है, कानून है, काफिर है, ईमान है, इस्तीफा है, आदत है, नहर है, जिला, कागज, जहाज, नगद, फकीर, तारीख, किताब, हलवाई और शैतान, ये भी विदेशी भाषा यानी अरबी भाषा के शब्द है। इसके साथ में कुछ फारसी भाषा के शब्द भी हमें पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन प्रश्न केवल विदेशी भाषा के शब्दों के समूह का ही पूछेगा। ये तो हम अपने प्रश्नों की सहूलियत के आधार पर आपको अत्यधिक याद करवाने के लिए, देने के लिए। चश्मा, बाग, चादर, चाबुक, जुकाम, जलेबी, इसके साथ में बीमार, मुर्गा, आसमान, गुलाब, आवाज, जहर, गरज, क्या गरज है, अंगूर, चेहरा, तनख्वाह है, पलंग है, यार, दरबार, तीर, खुराक है, गलीचा, चेहरा, गवाह है, कुश्ती, मलाई, फरिश्ता, दीवार, बहरा, पैसा, पैमाना, नापसंद, दिल, दिल धक धक करने लगा, मेरा जीवड़ा डरने लगा, दुकान, ये आदमी शब्द अरबी भाषा का है। तुर्की भाषा के शब्द जिसमें चमचा, सब कुछ बन जाना चाहिए जीवन में, कभी चमचा नहीं बनना चाहिए। तोप, चाकू, कुल्फी, कुर्ता, आका, मेरे आका, हुक्म, बंदूक, तमाशा, बारूद, लाश, मुगल, तमगा, कालीन, कैंची और उर्दू। और हमारा यहां पर एक मुख्य जिस भाषा का उल्लेख कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी, ये हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भी किस भाषा का शब्द है, ये अपनी फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के भी कुछ शब्द जैसे अचार, पपीता, आलू, संतरा, प्याला, प्याला, खूबसूरत शब्द है। अंधेरा ढकले सूरज को, उजाले की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को, उजाले की खता क्या है, जब सेंध लगी हो दीवारों में तो ताले की खता क्या है, और किसी के रूप के मदिरा नशे से भी नशीली हो और कोई पीकर के मर जाए तो फिर प्याले की खता क्या है। दोस्तों याद रखना, प्याला, प्याला शब्द किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। पादरी, गमला, बटन, तौलिया, गोदाम, चाबी, कमरा, कमीज और बाल्टी। इसके फ्रांसीसी भाषा के शब्द कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल, बिगुल बजा दिया गया, अंग्रेज, टेबल, मेर, कूपन, कारतूस और रेस्तरा, रेस्तरा भोजनालय को कहते हैं। किसको कहते हैं, भोजनालय को। और हमारी सीधी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें अपनी देसी भाषा में कम समझ में आते और अंग्रेजी भाषा में जल्दी समझ में आते। होटल। इसके अलावा चीनी, ये चीनी खाने वाले नहीं है, चीनी भाषा। चाइना, चाय, चाउमीन, लीची। जापानी भाषा के शब्दों में सुनामी बहुत बार आती है जापान के अंतर्गत, इसलिए वहां पर जो घर भी होते हैं वो लकड़े के बने हुए होते हैं। सुनामी, रिक्शा, सायोनारा। इसके अलावा रूसी, रूसी मानी, ये रूसी भाषा के शब्द होते हैं। जार, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लोना और लुबल। और जर्मनी भाषा के भी कुछ शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत किडन गार्डन होता है। क्या होता है, किडन गार्डन। और किडन गार्डन जो प्रणाली है वो फ्रोबेल के दिन माने जाते हैं। इसके अंतर्गत एक खेल खेल की एक विधि भी मानी जाती है जो जर्मनी का एक विचारक था फ्रोबेल, उसके द्वारा विकसित की गई। और ये नाजी, ये सारे शब्द जर्मनी भाषा के, ये विदेशी भाषा के शब्द माने जाते हैं।
और इसके अलावा ये शंकर का मतलब ये भगवान शिव वाला शंकर नहीं है, ये मिश्रित शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? ये मिश्रित शब्द होते हैं। और यहां पर मिश्रित का अर्थ हमें ग्रहण क्या करना है? मिश्रित का हमें अर्थ ग्रहण करना है कि ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं। मिश्रित, संकर, ये दो अलग अलग ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से ये मिलकर बने हुए होते हैं। ये मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए ये संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है अग्निबोट, क्या लिखा हुआ है? अग्नि। अग्नि शब्द अभी पढ़ा था, तत्समय संस्कृत का है। बोट कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। तो ये अग्निबोट दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार टिकट, घर, ये टिकट अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये घर शब्द ये कौन सी भाषा का है दोस्तों? ये हिंदी भाषा का हो गया। नेक, चलन, नेक फारसी भाषा का है और चलन कौन सी भाषा का है? ये चलन हमारा चाल चलन। आजकल तेरे चाल चलन कैसे, ढंग कैसा है तेरा? रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी की भाषा का है, लेकिन गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जांच करता, जांच शब्द फारसी भाषा का है, करता शब्द हिंदी की भाषा का है। और चमकदार, चमक, चमक की जितनी चीज होती है, नहीं सब सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसे पर रोना होता है। चमक। और दार शब्द कौन सी भाषा का होता है दोस्तों? ये दार शब्द फारसी भाषा का है। तो ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने गए थे, जिसमें संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो तो सारे तत्सम थे। और हिंदी संस्कृत के ऐसे शब्द और संस्कृत से उत्पन्न हुए ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है और वो हिंदी के मूल शब्द होते हैं, वो सारे तद्भव कहलाते हैं। और हमारे स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। और दूसरी भाषाओं से जिनको हमने ग्रहण किया है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। और दो भाषाओं से मिलकर जो बने हुए होते हैं उन्हें सारे के सारे शब्दों को शंकर या संकर के साथ में मिश्रित शब्दों के नाम से पुकारा जाता है। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे तत्व समझ में आए होंगे। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर जो शब्द है उनकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।